वो अगर आप पढ़ करके जाते हो तो 90% तक आप बिल्कुल आराम से स्कोर कर सकते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और आप लोगों ने अभी तक क्लास 12 की बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है और आप लोग एक बहुत ही अच्छा स्कोर अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में से कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कुछ आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में 110% जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपकी एक महामैराथन क्लास रहने वाली है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में एक बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, हर एक प्रश्न प्लस उत्तर यदि आपको चाहिए तो आप लोग हमारा सक्सेस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 50 रुपीज रखा गया क्लास 12 बायोलॉजी के लिए। जिसको भी ज्वाइन करना है वो सभी लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर क्या होता है 97 93 44 0081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आपको बताना है कि आपको क्लास 12 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 50 रुपीज में आपको पूरा मिल जाएगा। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि यदि आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो भेजूंगा, वो अगर आप पढ़ करके जाते हो तो 90% तक आप बिल्कुल आराम से स्कोर कर सकते हो। यदि आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो फिर 90% आप लोग बिल्कुल आराम से क्लास 12 की बायोलॉजी में लेकर के आने वाले हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और साथ ही में क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में मतलब कि हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीमलाइट एजुकेशन चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और जो क्वेश्चन है उसको लेकर के आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को, कि कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं। उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि गारंटी तो कोई भी बिल्कुल एकदम नहीं दे सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो संभावना है बहुत ज्यादा है। जो प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उनकी संभावना बहुत ही ज्यादा है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या इसमें आपका दिया गया, पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि पॉलीगोनम प्रकार का जो आपका भ्रूणकोश होता है वो कितने कोशिकीय होता है और साथ ही में कितने केंद्रकीय होता है। अब यहाँ पर इसका आंसर पहले से ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब आपको किस प्रकार से पता होना चाहिए पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर देखोगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 8 कोशिकीय 7 केंद्रकीय होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका 8 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। और चौथा ऑप्शन है आपका 7 कोशिकीय और साथ ही में 7 केंद्रकीय होता है। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है। अब आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा सही जवाब होगा, तो यदि आपको नहीं पता तो कैसे आप लोग पता करोगे, आइए देख लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका भ्रूणकोश होता है आपका इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, जिसमें आपकी 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं और 3 ही कोशिकाएं आपकी मतलब कि कह सकते हो कि कोशिकाएं नीचे होती हैं। एक कोशिका आपके बीच में होती है, इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं और ऊपर की तीनों कोशिकाओं में आपके एक केंद्रक और नीचे की तीनों कोशिकाओं में आपके एक केंद्रक होते हैं। इस प्रकार से आपका हो गया। ऊपर की तीनों कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोशिका, ये वाली कोशिका को द्वितीय कोशिका बोलते हैं। और यहाँ की अगल बगल की कोशिका को हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। और जो बीच वाली जो कोशिका होती है इसको हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर क्या है, 3 कोशिकाएं ऊपर हैं, 3 कोशिकाएं नीचे हैं और एक कोशिका बीच में, तो कितनी कोशिका हो गई, 7 कोशिका हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर केंद्र की जब बात करोगे आप लोग, तो यहाँ पर 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे और यहाँ पर जो एक वाली कोशिका है इसमें आपके 2 केंद्रक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8, तो कितने केंद्रक हो गए, यहाँ पर 8 केंद्रक हो गए। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि जो आपका पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है वो आपका 7 कोशिकीय और साथ ही में 8 केंद्रकीय होता है। तो यह समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें क्या दिया गया, अगला प्रश्न आपका दिया गया कि एंड्रोजन स्रावित होता है। तो आपको यह बताना कि एंड्रोजन आपका कहाँ से स्रावित होता है, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पहला ऑप्शन है आपका सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आपका स्पर्मेटिड्स के द्वारा और चौथा ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो यहाँ पर एंड्रोजन किससे स्रावित होता है ये चीज आपको बतानी है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन भी। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है क्या पुरुष से संबंधित है। अब इसमें भी आपके सामने नाम दिए गए हैं और उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो टॉपिक है, मतलब कौन सी जो चीज है वो आपका पुरुष से संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है, गोलियां हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, ट्यूबेक्टोमी है, तीसरा ऑप्शन क्या है, वासेक्टोमी है, चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना क्या है कि क्या पुरुष से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गोलियां, ठीक है, ये आपका महिलाओं से संबंधित होता है। ट्यूबेक्टोमी दूसरा ऑप्शन है, ये भी आपका महिलाओं से संबंधित होता है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका है वासेक्टोमी, यानी कि पुरुष नसबंदी, हिंदी में सिंपल सा बोलते हैं क्या इसको, पुरुष नसबंदी। तो पुरुष नसबंदी किससे संबंधित है, पुरुष से संबंधित है। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा देंगे वासेक्टोमी पर। ये आपका भी जवाब हो गया है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। तो इसलिए वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न अब आपका इसमें हो जाता है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ह्यूगो डूब्रीज, दूसरा ऑप्शन है कार्ल कॉरेंस, तीसरा ऑप्शन है एरिक वान शेरमैक, चौथा ऑप्शन आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। इस प्रकार से आपके सामने चार ऑप्शन हो जाते हैं जिनमें से आपको सही जवाब बताना होता है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। सभी लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि आपको कोई भी बाद में दिक्कत ना आए। तो इसका भी जवाब आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। तो ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि मंगोली जड़ता आखिर किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र हैं उसमें कह सकते हो कि एक की कमी हो जाए तब ये ऐसा होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, यानी कि जो आपके अलिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें भी एकल सूत्रता हो जाए तब ऐसा होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र हैं दो होने चाहिए, दो के जब तीन हो जाए तब उनकी वजह से ये रोग होता है। चौथा ऑप्शन आपका 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता, यानी कि जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वे आपका कैसे होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। और वे कैसे होते हैं, उसमें भी जबकि दो गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब दो के बजाय तीन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मंगोली जड़ता रोग हो जाएगा। तो यही पर आपका सही जवाब हो जाता है कि किसी जोड़ी के जो आपके अलिंग सूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनकी एकाधिक सूत्रता, यानी कि एक अधिक जब हो जाएगा तो फिर ये रोग आपको मतलब कि हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है, तो इसे भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर आएंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, इसी प्रकार से पूरा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें, अगला प्रश्न आपका होता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। पहला ऑप्शन क्या है, फ्लेमिंग ने, दूसरा ऑप्शन है बीजमान ने, तीसरा ऑप्शन है स्मिथ ने, चौथा ऑप्शन है आर्बर ने। इस प्रकार से आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से सही जवाब आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा फ्लेमिंग ने करी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का पूरा नाम होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी। तो क्या बताओगे आप लोग, फ्लेमिंग ने की। इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग बिल्कुल भी इजी वे में मत लेना, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका इसमें, अगला प्रश्न आपका इसमें है डीएनए का रासायनिक चाकू है, यानी कि डीएनए को काटने का कार्य कौन करता है। पहला ऑप्शन क्या है, लाइगेज, दूसरा ऑप्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तीसरा ऑप्शन है पॉलीमरेज और चौथा ऑप्शन है आपका न्यूक्लिएज। तो यहाँ पर डीएनए का रासायनिक चाकू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि डीएनए का रासायनिक चाकू कौन सा है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है लाइगेज, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है रेस्ट्रिक्शन, जो आपका एंडोन्यूक्लियस है, आपका सही जवाब होगा। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा। तो इस पे भी आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अभी आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब इसी प्रकार से मैंने दो कह सकते हो लॉन्ग महामाइथन क्लास और भी ले रखे हैं। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं मात्र 7 घंटे के अंदर अंदर,
यानी कि 7 घंटे में आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे लॉन्ग हो, दीर्घ हो, मतलब कि चाहे दीर्घ हो, चाहे आपके शॉर्ट हो, चाहे आपके वेरी शॉर्ट हो, चाहे आपके बहुविकल्पी हो, सारे प्रश्न मैंने एक ही वीडियो में करवा रखे हैं। यदि आपको देखना है तो चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हो। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ जाते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, अब हम लोग इसमें आगे देखने वाले हैं 1 नंबर वाले प्रश्न को, 2 नंबर वाले प्रश्न को, 3 नंबर वाले प्रश्न को। ये सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग और भी प्रश्न देखेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं वो हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, प्लाज्मिड क्या है, यानी कि जो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में आ सकते हैं। और लास्ट में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, वो भी प्रश्न आपका इतना इंपॉर्टेंट है ना कि वो भी आपका बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है। और वहां पर यदि आप तैयार कर लेते हो ना, उसको लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी बाद में, तो उसे अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो वहां से आपके मान के चलो अगर क्वेश्चन फंसते हैं ना, तो कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन आपका वो होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो आपका है प्लाज्मिड क्या है, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। तो प्लाज्मिड के बारे में आपको बताना है, तो इसमें आप बताएंगे कि ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। यानी कि जो प्लाज्मिड होता है ये आपका जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। यानी कि जो प्लाज्मिड होता है ये आपका जीवाणु में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, जो आपका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। इसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड प्राय आपके जीवाणुओं व ईस्ट में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग आप डीएनए पुनर्योगत तकनीक में संवाहक के रूप में करते हैं। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। लास्ट में आप बताएंगे कि टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस फेसियंस जीवाणु से प्राप्त होता है। यानी कि जो आपका टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम जो आपका ट्यूमिफेसियंस जीवाणु होता है इससे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, और जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या कर सकता है, जा सकता है। और यहाँ पर आपको बताना है आगे कि इसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड प्रायः जीवाणुओं व ईस्ट में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग हम लोग डीएनए पुनर्योगत तकनीक में संवाहक के रूप में करते हैं। और टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु से प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर भी आ सकता है कि बायोगैस क्या है। अभी जानते ही होंगे आप लोग कि बायोगैस का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो बायोगैस के बारे में आपको बताना है इसमें। तो इसमें आप बताएंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा है कि बायोगैस क्या है। तो इसमें आप बताएंगे क्या, आप बताओगे कि बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है। बायोगैस क्या है, आप लोग जानते ही होंगे कि जो बायोगैस होता है वो आपका विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जो आपका अवायवीय सूक्ष्म जीवों जैसे कि मेथोनेजन के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। अब बायोगैस में किन किन गैसों का मतलब मिश्रण होता है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि बायोगैस में 50 से 70% तक मीथेन होती है, 30 से 40% तक CO2 होता है, तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S गैसें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था बायोगैस क्या है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, और फिर हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। तो अगले पेज पे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षण का अध्ययन किया। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 जोड़ी, कितने जोड़ी, 7 जोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया। जैसे कि आप बता सकते हो इसमें कि कौन कौन से प्रकार उन्होंने लिए थे, तुलनात्मक चयन किया था लक्षणों का। उसमें आपका हो सकता है बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। इस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से 7 लक्षण लिए थे, जैसा कि मैंने 4 आपको बता दिए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया,
तो आप लोग आराम से बता सकते हो और साथ ही में 2 या 4 आप लोग आराम से एग्जाम्पल भी दे सकते हो ताकि आपको नंबर यहाँ पर अच्छे तरीके से मिल जाए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लीडिंग कोशिकाओं का आखिर क्या कार्य होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। जो वृषण की लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वह आपकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो आपका नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती है। तो ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो आप लोग बताओगे कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो कि आपका नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। इस प्रकार से इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप लोग इसको स्किप मत करना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अनिषेक जनन क्या होता है। 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के ही जब आपका बीजांड जो आपका हो अगुणित भ्रूण एवं बीज में विकसित हो जाए तो उसको हम लोग अनिषेक जनन बोलते हैं। एक बार फिर से मैं परिभाषा रिपीट करता हूँ कि बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना ही आपका अनिषेक जनन कहलाता है। उदाहरण में आप बता सकते हो धतूरा आलू आदि आपके कैसे हैं, अनिषेक जनन के उदाहरण हैं। इसे भी नोट करिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें आपका? अगला प्रश्न है इसमें आपका कि लिंग सालंग लक्षण को परिभाषित कीजिए। और मनुष्य में लिंग सालंग लक्षण आप बोल सकते हो मनुष्य में लिंग सालंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों यानी कि रोगों के नाम आपको बताने हैं। यानी कि लिंग सालंग लक्षण क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है और साथ ही में मनुष्य में लिंग सालंग वंशागति के कारण उत्पन्न जो रोग हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। यानी कि जो मनुष्य होते हैं या फिर अन्य प्राणी होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ अनुवांशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है वो लिंग से संबंधित होती है। किससे संबंधित है? लिंग से संबंधित होती है। अतः इनका जो नियमन होता है लिंग गुणसूत्रों से होता है और ये लक्षण ही आपके लिंग सालंग लक्षण कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिंग सालंग लक्षण क्या है उसके बारे में तो आपको पता चल गया है। अब इसके बारे में आपको बताना है कि मनुष्य में लिंग सालंग वंशागति के कारण जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं उनका नाम आपको बताना है। तो इसमें आप बताएंगे पहला नाम क्या है? वर्णांधता, दूसरा नाम है हीमोफीलिया। दोनों को आप लोग रट लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही में वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और साथ ही में इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मात्र 50 रुपीज़ में आप लोग प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर या 2 नंबर में। ठीक है, अभी तो जो हमने क्वेश्चन करे थे उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके 1 नंबर में आते हैं, 2 नंबर भी, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा के वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 2 नंबर भी बन सकते हैं, 3 में भी बन सकते हैं और 1 में भी बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अगला प्रश्न क्या है इसमें आपका? अगला प्रश्न आपका इसमें होता है नर मानव में यानी कि मनुष्य में वृषण जो आपका होता है वो उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? यानी कि ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको बताना ये है कि नर मानव में यानी कि मनुष्य में जो वृषण होता है यानी कि टेस्टिस होता है वो आपका उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं, क्यों लटके होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें उत्तर में आप बताएंगे, बहुत ही सिंपल सा इसका जो कह सकते हो ये मतलब कि है टॉपिक ये है। इसमें आप बताएंगे कि जो नर मानव है इसमें जो वृषण होता है, वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या बताना है कि वृषण आपका उपस्थित कहाँ पर होता है? तो आप बताएंगे कि नर मानव में जो वृषण होता है वो शरीर से बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। अब वृषण कोश का जो तापमान होता है वो आपका शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी कि जो वृषण कोश होता है जिसमें आपका वृषण उपस्थित होता है, जो वृषण कोश है उसका तापमान जो होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी कि जो कह सकते हो आप लोग कि शरीर के तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण हो पाना संभव नहीं है। इसी की वजह से जो आपका वृषण होता है वो आपका
कह सकते हो आप लोग कि वृषण कोश में उपस्थित होता है, क्योंकि वृषण कोश का तापमान जो होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है। अतः जन्म के समय जो वृषण होता है वो अपने मूल स्थान से हट करके विषण कोश में आ जाते हैं, यानी कि पहले तो उदर में ही रहता है, लेकिन जब जन्म होने का समय होता है तो फिर वो अपने मूल स्थान से हटता है और वृषण कोश में आ जाता है, जहां पर शुक्राणु का निर्माण संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग नोट करिए, याद करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न आपका है शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर एवं समानता लिखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक साथ में भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है कि शुक्र जनन के बारे में बताइए, फिर अंड जनन के बारे में बताइए। तो अलग अलग भी आएगा और साथ में भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से आप याद करोगे। यहाँ पर याद कर लोगे तो फिर आपका दोनों तरीके से बेनिफिट रहेगा, अगर अलग अलग आएगा तब भी कर ले जाओगे और साथ में आएगा तब भी कर ले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें अंतर के बारे में, फिर हम लोग समानता भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे कि शुक्राणु जनन या फिर शुक्र जनन तथा अंड जनन में निम्नलिखित अंतर है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दोगे शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, या फिर शुक्र जनन या फिर अंड जनन। इसमें हम लोग सबसे पहले बताओगे पहला पॉइंट कि यह प्रक्रिया वृषण में होती है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में होता है, तो आप बताएंगे कि यह प्रक्रिया आपकी वृषण में होती है। वहीं पर दूसरा क्या है? अंडाणु जनन। तो अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है आपकी अंडाशय में होती है। अंडाणु जनन यानी कि जो अंडाणु जो होता है, यानी कि जो अंड होता है उसका क्या होता है? मादा युग्मक होता है। तो वो कैसा कहाँ पर उपस्थित होता है? तो आपकी जो प्रक्रिया होती है वो आपकी अंडाशय में होती है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है पहला पॉइंट। शुक्राणु जनन में दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें वृद्धि प्रावस्था जो होती है वो छोटी होती है। वहीं पर जो अंडाणु जनन होता है इसमें वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी होती है। शुक्राणु जन्म में तीसरा पॉइंट है आपका कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो आपका अंडाणु जन्म में आपका जो तीसरा टॉपिक है, पॉइंट है कि प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु और 2 या 3 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया है। अब समानताओं के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 समानताएँ लिख देनी है इस प्रकार से कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में समानता है। पहला समानता है, दोनों क्रियाएँ 3 अवस्था या बोल सकते हो 3 प्रावस्था में पूर्ण होती हैं। पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था, तीसरी प्रावस्था परिपक्वन प्रावस्था। यह तीनों जो प्रक्रियाएँ होती हैं ये आपकी दोनों में होती है, यानी कि शुक्र जनन में भी होती हैं और अंड जनन में भी होती हैं। दूसरी समानता आप बताएँगे कि दोनों क्रियाओं में मुख्य भूमिका अर्धसूत्री विभाजन की होती है। तो ये भी आपका एक समानता है। और दोनों जो क्रियाएँ हैं शुक्र जनन या फिर अंड जनन, इन दोनों में जो मुख्य भूमिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन की होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में दीर्घ में भी आ सकता है और दीर्घ में नहीं आएगा तो 3 नंबर में क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, ठीक है, और उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसका शुरुआत किस प्रकार से करेंगे, तो लिखोगे आप लोग कि मानव में लिंग निर्धारण, मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि मानव जो होता है उसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहला प्रकार आपका होता है दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र, दूसरा प्रकार आपका होता है लिंग गुणसूत्र। दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। दैहिक या कायिक गुणसूत्र में आप बताएंगे कि आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जैसे कि आपका आंखों का रंग वगैरह हो गया, बाकी चीजें होती हैं, बाल वाल, इन सभी चीजों का निर्धारण कौन करता है? ये आपके दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र करते हैं। तो ये आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और यौन संख्या में कितने जोड़ी होती है? 22 जोड़ी होते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य होता है इसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप बताओ क्या? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी होता है वो आपका दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र होता है। और जो आपका बचा एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो आपका होता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र जो आपके होते हैं, आपके लिंग निर्धारण करने वाले जीन हैं, जो संख्या में एक जोड़ी यानी कि 2 होते हैं। जोड़ी का मतलब ही आपका 2 होता है, ठीक है? क्या होता है? जोड़ी का मतलब 2 होता है। अब यहाँ पर टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, और 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर मानव में लिंग निर्धारण क्या किस प्रकार से होता है, क्रियाविधि, आइए समझ लेते हैं। लिंग निर्धारण की XY विधि।
तो आप लोग जानते हैं कि जो मादा होती है, मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो आपका होता है एक्स और एक्स, ठीक है। और जो नर होता है, नर का लिंग गुणसूत्र आपका होता है एक्स और वाई। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब यहाँ पर हमको समझना है कि इसमें किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। सबसे पहले जो मादा है उसके जो अंडाणु बनेंगे उसमें क्या होगा, एक्स और एक्स, दो आपके यहाँ पर अंडाणु बन गए एक्स एक्स के, ठीक है। और जो नर होता है इसमें आपका एक शुक्राणु बनेगा एक्स वाला, एक बनेगा आपका वाई वाला। इस प्रकार से आपका हो गया। अब इसका क्या करना है आपको, इस प्रकार से इसका कह सकते हो लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है समझते हैं। सबसे पहले आपका जो ये वाला एक्स है इस वाले एक्स के साथ मिलेगा तो क्या होगा, एक्स और एक्स मिलकर क्या बनेंगे, एक्स एक्स हो जाएगा। तो एक्स एक्स मतलब क्या होता है, मादा होती है, यानी कि यहाँ पर पुत्री का निर्माण होगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, यही वाला एक्स जो होगा अब इस वाले वाई के साथ मिलेगा। पहले क्या था, ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ मिला तो एक्स एक्स बना, यानी कि पुत्री का निर्माण हुआ। अब ये वाला एक्स आपका इस वाले वाई के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, आपका एक्स वाई बनेगा, यानी कि एक्स वाई, यानी कि क्या हो गया, पुत्र, यानी कि नर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पुत्र हो गया। उसके बाद फिर आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दूसरा जो है इसका भी करेंगे आप इसी प्रकार से। तो सबसे पहले आप लोग एक्स को एक्स के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स यानी कि पुत्री। फिर आप लोग एक्स को वाई के साथ मिलाओगे यानी कि एक्स वाई यानी कि पुत्र। तो इस प्रकार से आपका ये लिंग निर्धारण होता है। जहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक पुत्री दो पुत्री प्राप्त हुई और इस प्रकार से एक पुत्र और दो पुत्र प्राप्त हुए। तो लिंग निर्धारण आपका यही होता है। और आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, कोई मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो नर के लिंग गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला आपका क्वेश्चन है, अनुवांशिकी क्या है, मेंडल के प्रभाविता पृथक्करण एवं स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। अब अनुवांशिकी क्या है, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में 1 नंबर में अक्सर आता है। और जो मेंडल के जो तीनों नियम है, जैसा कि पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम, दूसरा आपका पृथक्करण का नियम, तीसरा आपका स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, तीनों नियम आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और ये आपका प्रभाविता का नियम होता है, आपका 2 नंबर में आ सकता है। पृथक्करण का नियम आपका 2 नंबर में आ सकता है। जो स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम होता है यह की बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में आता है। तो यानी कि ये क्वेश्चन अगर साथ में आएंगे सारे मेंडल के नियम लिखने को तो आपको बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए आएगा। और अगर अलग अलग पूछेगा तो फिर आपका 2 2 3 3 इस प्रकार से नंबर में आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो ये आपका क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल को पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे शॉर्ट में आए, चाहे वेरी शॉर्ट में आए, चाहे आपके लॉन्ग में आए, चाहे बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन ये आता ही आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, अनुवांशिकी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो आप बताएंगे कि जो आपका अनुवंशिकी होता है, आपका अनुवंशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति और साथ ही में विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अनुवंशिकी क्या है, अनुवंशिकी आपका अनुवंशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, वही आपका अनुवंशिकी कहलाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मेंडल के जो 3 नियम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, उनके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मेंडल के अनुवांशिकता के 3 नियम होते हैं। कौन से कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है आपका, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या है आपका, पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। इसमें आप बताएंगे क्या, इसमें आप बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीव के बीच हम लोग संकरण कराते हैं तो जो पहली पीढ़ी निकल करके आती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण वाले जीव के बीच में क्या कराओगे, संकरण कराओगे। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले जनक यहाँ पर बात करोगे तो जनक में आप लोग सबसे पहले शुद्ध लंबा पौधा लोगे और साथ ही में शुद्ध बौना पौधा लोगे। तो शुद्ध लंबा का आप लोग देख लो कैपिटल टी मान लो, और शुद्ध बौने का मान लो क्या है आपका, स्मॉल टी मान लो, यानी कि ये शुद्ध बौना है और ये आपका शुद्ध लंबा है। तो यहाँ से जो युग्मन निकलेगा, शुद्ध लंबा से निकलेगा कैपिटल टी और शुद्ध बौना से निकलेगा स्मॉल टी। अब जब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेंगे तो क्या होगा, पहली जनरेशन में क्या होगा, जो आपका संतान होगी
उसमें कैसा प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, यानी कि लंबेपन का लक्षण दिखाई देगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। और इसमें कैसे होगा, 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे, यानी कि उसमें लंबापन दिखाई देगा, यानी कि प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो शुद्ध लंबा है ये आपका कैसा है, प्रभावी लक्षण है, और जो शुद्ध बौना है आपका कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि जो पहली पीढ़ी निकल कर के आएगी उसमें आपका प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, यानी कि लंबापन दिखाई देगा। यही आपका प्रभाविता का नियम होता है। तो पहला नियम क्लियर हो गया, और कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये नियम होता है। तो पहला नियम आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पृथक्करण का नियम समझते हैं। मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, इसमें आप क्या बताओगे, इसमें आप बताओगे पृथक्करण के नियम में कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रभाविता के नियम में बताया ही था। तो प्रथम पीढ़ी में कैसे लक्षण दिखाई देंगे, आपके प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख लो, पृथक्करण के नियम में क्या बताया मैंने आपको कि जब एक जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि आप लोग प्रभाविता के नियम में जानते ही हो। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी आती है तो दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। इससे ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। तो ये आपका ये हो गया। अब इसका भी हम लोग समझ लेते हैं, इसकी क्रियाविधि यानी कि रेखा चित्र किस प्रकार से आपका बनेगा। इसमें आप बताएंगे सबसे पहले क्या लोगे, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबा यानी कि प्रभावी लक्षण, शुद्ध बौना यानी कि अप्रभावी लक्षण। यहाँ से युग्मक बनेगा आपका कैपिटल टी, यहाँ से युग्मक बनेगा आपका स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे तो पहली जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे, यानी कि प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। उसके बाद फिर आप लोग जब इसी का स्वासंकरण करा दोगे, यानी कि इसका और इसी के साथ में, तब दूसरी पीढ़ी में क्या होगा आइए समझते हैं। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका युग्मक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दो युग्मक बनेंगे, और यहाँ से भी आपके दो युग्मक बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका आप लोग स्वासंकरण कराओगे इस प्रकार से, तो आपको पुनेट चौखाना बनाने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जब दो दो युग्मक निकलेंगे या दो से अधिक बन निकलेंगे तो फिर आपको कह सकते हो आप लोग पुनेट चौखाना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले इस प्रकार से ऊपर लिख दोगे, जो आपका ये वाला है युग्मक इसको आप लोग ऊपर लिख दो, ये वाला युग्मक इसको नीचे लिख दो। फिर आप लोग इस प्रकार से पुनः चौखाना बना दोगे 4 खंड। इसमें आप बताओगे सबसे पहले कैपिटल टी के साथ कराओगे तो आपका क्या बनेगा, कैपिटल टी। और फिर जब आप लोग कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर आप लोग स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ कराओगे तो स्मॉल टी। इस प्रकार से पुनः चौखाना बनेगा, जिसमें आप देखोगे तो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखोगे जो बाहर से दिखाई देता है उसको हम लोग फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देता है वो आपका जीनोटाइप रेशियो होता है। तो फिनोटाइप रेशियो देखोगे आप लोग तो यहाँ पर क्या है, ये आपका लंबा पौधा है, प्रभावी लक्षण है, ठीक है। ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपका लंबा पौधा है तो ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका प्रभावी लक्षण है। और ये आपका स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपका लंबा पौधा है तो ये भी आपका प्रभावी लक्षण है। तो फिनोटाइप रेशियो कैसा होगा, 1:3 होगा, यानी कि क्योंकि 3 यहाँ पर लंबे हैं और एक आपका बौना है तो बौना क्या है, 1:3। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। जीनोटाइप रेशियो की बात करोगे तो एक आपका शुद्ध लंबा है, यानी कि कैपिटल टी है तो पहला हो गया। फिर आपके दो यहाँ पर कैसे हैं, दो आपके हैं यहाँ पर संकर लंबे, तो आपका 1:2। और फिर आपका यहाँ पर एक आपका है शुद्ध बौना, यानी कि 1:2:1। इस प्रकार से आपका जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेंडल के 2 नियम कंप्लीट हो गए, हम लोग तीसरे नियम की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम आपका होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें आप बताएंगे कि जब यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी तक हम लोग जो कह सकते हो कि ले रहे थे हम लोग यहाँ पर क्या, जो जोड़ी ले रहे थे हम लोग वो आपका कैसे ले रहे थे, एक जोड़ी ले रहे थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर जब दो जोड़ी अलग अलग उप लक्षणों वाले जीवों के बीच हम संकरण कराते हैं तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। और यह नियम आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस प्रकार से है आइए समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या ले रहे हैं, दो जोड़ी, यहाँ पर अभी तक हम लोग एक जोड़ी ले रहे थे लेकिन तीसरे नियम में हम लोग दो जोड़ी अलग अलग लक्षण लेने वाले हैं। सबसे पहला जोड़ी क्या है, इसमें आपका गोल पीला है। गोल क्या है, एक अलग लक्षण है, ये भी आपका प्रभावी है, और पीला भी आपका एक अलग लक्षण है, ये भी आपका प्रभावी। तो गोल पीला क्या है, प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार हरा आपका अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर गोल के लिए आप लोग लिखोगे कैपिटल आर, और पीला के लिए लिखोगे कैपिटल वाई, क्योंकि ये आपके प्रभावी लक्षण है। और यहाँ पर झुर्रीदार हरा के लिए आप लिखोगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई आपका हरा के लिए हो जाएगा। यहाँ से जो युग्मक बनेगा आपका इस प्रकार से बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ से युग्मक बनेगा आपका स्मॉल आर
स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। तो पहली जनरेशन जो आपकी होगी इस प्रकार से होगी, ये वाला इसके साथ जब मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ मिलेगा तो आपका कैपिटल वाई स्मॉल, इस प्रकार से आपका हो गया है। तो पहली जनरेशन आपकी इस प्रकार से होगी, और जब इसका हम लोग स्वासंकरण करा देंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आप दोनों में आपके 4 युग्म निकल करके आएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी कर सकते हैं, यानी कि जब आप लोग कैपिटल, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, कैपिटल आर है यहाँ पर तो कैपिटल वाई के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहला युग्म बन गया। फिर आप लोग कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, मतलब कैपिटल मतलब कि जो आपका यहाँ पर स्मॉल आर है, क्या है, पहला हमने कर लिया है, अब हम लोग स्मॉल आर के साथ कर रहे हैं, तो स्मॉल आर को जो आप लोग कैपिटल वाई के साथ करोगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, कैपिटल आर को आप लोग यहाँ पर स्मॉल वाई के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर आप लोग स्मॉल आर को आप लोग यहाँ पर स्मॉल वाई के साथ करोगे तो आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से आप लोग इस साइड भी निकालोगे तो इस प्रकार से आपके सेम सेम युग्म निकल करके आएंगे। अब आपको पूर्ण चौखाना बनाना पड़ेगा इस प्रकार से, और फिर आपको एक युग्म जो आपका है इधर वाला, इसको आप लोग ऊपर लिख दो, और दूसरा वाला जो है इसको आप लोग इस साइड में लिख दो, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर 16 खाने बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसका संकरण कराना है इस प्रकार से। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई को कैपिटल आर और कैपिटल वाई के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या स्मॉल आर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग कैपिटल आर और स्मॉल, मतलब कैपिटल आर और कैपिटल वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार से आपको इसका भी करा देना है, इसका भी करा देना है, इसका भी करा देना है, और पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर फिनोटाइप रेशियो आपको बना देना है, और ये आपको दोनों याद रख लेने, फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो दोनों आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिनोटाइप रेशियो आपका होता है 9:3:3:1, और जीनोटाइप रेशियो आपका होता है 1:2:1, 1:2, 2:4, 4:2, 2:1, 1:2, 2:1, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद कर लेना है, क्योंकि ये आपका बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी में भी प्रश्न बन सकता है कि फिनोटाइप रेशियो क्या होता है मेंडल के तीसरे नियम का, या फिर जीनोटाइप रेशियो आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये वो कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस बैच। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया, मात्र 50 रुपीज़, जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।